अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। आज की जो नावल है उसकी रिक्वेस्ट मुझे की थी असमत शाह ने, और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कोई भी एक बनी बेस्ड नावल पढ़ लूँ। सो मैं पढ़ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको और आप सबको ये नावल पसंद आएगी। तो करते हैं अब नावल स्टार्ट। नावल नेम है एक सितम ऐसा भी, बाय मोमिना शाह। कंप्लीट नावल। सूरज की रोशनी धीरे धीरे अफक से फूटने लगी थी। मलका सा अंधेरा अब भी मौजूद था। चिड़ियाँ चहचहा कर सुबह होने का पता दे रही थी। पौधों में लगे फूल धीरे से खिलने लगे थे। 400 फैले सरसों के खेत, दूर दूर बने कच्ची मिट्टी के मकान, और इन मकानों से उठता धुआं वहाँ दिन शुरू हो जाने का पता दे रहा था। गुलाबी आंचल ओढ़े वो लड़की सरसों के खेत में भागती हुई पगडंडी पर कदम लड़खड़ाने से बचाने को कभी कभी हाथों को हवा में ऊंचा करके अपना तवाज़ुन बरकरार कर रही थी। मीरब रुक! पीछे से इसके पीछे दौड़ता वो लड़का उसे मजीद तेजी से भागने पर मजबूर कर रहा था। मैं नहीं रुकने वाली खबीस इंसान, वो भागती हुई फुली सांसों समेत बोली। सुन मीरब, मेरी बात तो सुन ले। उसने उसके पीछे भागते कहा। मैं नहीं रुकूंगी, इतनी पागल थोड़ी हूँ। इसने सिलक कर कहते जैसे ही कदम सड़क पर रखे उसका पैर मुड़ा और गिरी, पर हिम्मत करके वो दोबारा उठी थी। ऊंची नीची सड़क पर भागते भागते इसे पीछे मुड़कर देखा। अब वो उसके पीछे नहीं था। भागना इसने अब भी नहीं छोड़ा था कि एकदम इसका नाजुक वजूद किसी फौलादी वजूद से टकराया। डर व खौफ के मारे इसके हलक से चीख बरामद हुई। उसकी चीखने पर मुकाबिल के हाथ माथे पर शक्नों का जाल बिछा था। चीखो मत, इसने उसे खुद से दूर झटक कर कहा। जी माफ़ी। इसने सर पे आंचल दुरुस्त करके साइड से निकल जाना चाहा कि मुकाबिल की आवाज़ पे वो रुकी। इतनी सुबह तनहा लड़की औरत खेतों से निकल कर भागती आ रही हूँ। लड़की क्या करने गई थी? उसने करत लहजे में पूछा। इसकी बात का मफहूम समझते मेहरब की तो सर पे लगी और तलवों पे बुझी। कहना क्या चाह रहे हैं आप? इसने सिलक कर इसके मुकाबिल आकर कहा। वही जो तुम करके आ रही हो, वही सर्द पे तासिर लहजा। आप होते कौन है मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने वाली? मेहरब ने मुकाबिल खड़े शख्स को जलती आंखों से घूरा। इस गांव का अगला सरदार, इसने गर्दन अकड़ा कर कहा। गांव के अगले सरदार हैं तो सरदारों वाली हरकत करें। ऐसी गिरी हुई बातें अक्सर शख्सियत पर गिरा देती हैं। इसने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। बहरोज चौधरी की आंखें ताज्जुब से फैली थी। वो तो इस लड़की को कोई आम लड़की समझ रहे थे, पर शायद ये आम दिखने वाली लड़की बेहद खास अंदाज व तवाज रखती थी, जिसका अंदाज़ा इन्हें बखूबी हो चुका था। बहुत खूब। उसने आंखों में ढेरों चमक लिए कहा। उसने उसकी बात पर आंखें घुमाई। उसने कदम एक बार फिर आगे बढ़ाए कि वो उसकी आवाज़ सुनकर रुकी। दिन का उजाला भी मुकम्मल नहीं निकला और तुम जवान जहां लड़की घर से बाहर निकल के फिर रही हो। इसने कदरे संजीदगी से कहा। ये आपले लेने अम्मा ने भेजा था। वो तिनक कर वापस उसके मुकाबिल आई। हाथ में पकड़े आपलों का थैला उसकी आंखों के सामने ले जाकर लहराया। क्या तुम्हारी अम्मा को खबर नहीं हुई कि तुम हसीन हो, जवान हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है? वो बगौर तकते हुए बोला तो गुस्से से उसकी नथने फूल गई। वो बिना मजीद कुछ कहे अपने घर की तरफ बढ़ गई। ज़मीनों पर चलता झगड़ा दो सरदारों का था, पर इनके साथ जमा हुए लोग बिना अपने किसी मफाद के महज तफरीक का सामान करने पर अपने घरों से निकलकर अपने पसंदीदा सरदारों की टीम का हिस्सा बन गए थे। दोनों तरफ एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़े वो तमाम लोग महज तकरीबन तफरीक का सामान कर रहे थे, पर कौन जानता था कि कब ना जाने किस तफरीक का सामान करते कैसे यहाँ मातम का समा बन जाना था। एक हफ्ते से ज़मीन पर चलता झगड़ा उरूज पर था, और कहते हैं ना, हर उरूज का जवाल है। चौधरी मिर्ज़ा हसीन के दो बेटे भी वहाँ मौजूद थे। एक जंग ने जोर पकड़ा, मामला गर्म हुआ और सबकी बंदूकें एक दूसरे पर तन गई। मुखालिफ पार्टी से एक बंदा सामने निकल कर आया। चौधरी अफरिया सियाब, जो कि 16-17 साल का नौ उम्र लड़का था। उसने मुखालिफ पार्टी के एक शख्स को बंदूक ताने अपनी तरफ बढ़ते देखा तो एकदम डर कर भागा, पर वो शख्स ना रुका। इसने इसके कंधे पर गोली चलाई। गोली सीधा कंधे पर लगी और नौ उम्र लड़का तड़प के नीचे बैठा। बंदूक थामे खड़े बंदे ने एक और गोली सीधा इसके सीने पर दिल के मुकाम पर उतारी तो वो एकदम गश खाकर जमीन पर सजदा रेस हो गया। चौधरी बहरोज की नज़र जैसे ही उसके वजूद पर पड़ी, वो भागता हुआ इस तक आया, पर शायद तब तक देर हो चुकी थी। दूसरी पार्टी के तमाम फरीक भाग चुके थे। चौधरी बहरोज ने अपने छोटे भाई को गोद में उठाया,
पागलों की तरह वो इस अस्पताल के लिए लेकर भागा, पर अस्पताल पहुंचने तक वो जान की बाजी हार चुका था। चौधरियों की हवेली पे मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। मुखालिफ पार्टी के तमाम लोग भाग चुके थे और तमाम मर्द इलाका ही छोड़कर भाग चुके थे। रह गई थी तो महज इनकी औरतें। जिस शख्स ने गोली चलाई थी उस शख्स को सब लोग जानते थे। वो उनके गांव का ही तो बंदा था। हयात आलम एक आम किसान पर था, पर एक आम से किसान की एक जुर्रत इसे कितनी भारी पड़ने वाली थी, शायद इस बात से वो किसान बेखबर था। वही हुआ जो इसे इलाकों में होता था। पुलिस आई, अपने इलाके का मामला कहकर इन्हें चलता कर दिया और फिर जरगा बिठा गया। जरगे में हयात आलम की बीवी को बुलाया गया। जरगे में पैसों या फिर वनी को खून बहा को रखा गया, जिसमें से चौधरियों ने खून बहा का इंतखाब किया, क्योंकि इनके भाई इतना अर्जा थोड़ी था कि इसका कत्ल चंद नोटों के वास्ते माफ कर देते। खून बहा में हयात आलम की बेटी मीरब हयात आलम को वनी कर दिया गया। मीरब हयात आलम का निकाह चौधरी बहरोज से कर दिया गया। और फिर एक बार फिर वही खून बहा की दास्तान शुरू हो गई, जो शायद इन जागीरदारों की बरसों से चलती आ रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? मीरब के सामने बैठी सफ़ेद दुपट्टे के हालों में बैठी शफीक औरत ने नरम लहजे में पूछा। मीरब, इसने धीरे से कहा। बड़ा प्यारा नाम है। उन्होंने नम आंखों से कहा। शन्नो। अम्मा जी ने शन्नो को आवाज़ लगाई, जो किसी बोतल के जीन के मानिन वारिद हुई। जी अम्मा जी, उसने सादतमंदी से सर झुकाकर कहा। इसे बहरोज के कमरे में ले जाओ। उन्होंने शन्नो को देखकर इसे नरम लहजे में कहा। जी अम्मा जी। सादतमंदी के हदों को पार करते शन्नो ने मीरब को अपने साथ चलने को कहा और खामोशी से उसके पीछे पीछे चलने लगी। एक कमरे के दरवाजे के पास रुककर शन्नो ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो खामोशी से अंदर चली गई। अंदर घुसते ही उसने महज गहरा सांस लिया और सामने पड़े दीवान पर जा बैठी। इसे कुछ तसल्ली हुई थी, नहीं तो बहुत खौफजदा हो चुकी थी। पर ज़रूरी नहीं था कि हर कोई इससे नरमी का बर्ताव करता। ये सोचकर ही इसकी काली सी आंखों में आंसू चमके। वो गहरी नींद में गर्क थी कि एकदम किसी ने इसे झंझोड़ कर उठाया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ सोने की? हमारी जिंदगियों का सुकून बर्बाद करके सुकून से तो मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। वैसे बाजों से खींच कर उठाता, उस पर झुका, गुस्से से चीख रहा था। इसे उसकी सुर्ख आंखें एकदम खौफ या आया। खुश्क होते लबों को तर्क करते उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसके अगले अल्फाज इसका दिमाग घुमा गए थे। तुम जैसे घटिया लोग, मैं जानता हूँ तुम किस घटिया बाप की गंदी औलाद हो। वो तो मानो उसके कानों में शीशा उंडेल गया था। हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में या मेरे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की? वो इसकी आंखों में आंखें गाड़ कर सरकश लहजे में कहती से मजीद सलगा गई थी। जैसे होती है वैसे ही हुई है। हिम्मत, और तुम कौन होती हो मुझे मेरी हिम्मत का बताने वाली? गुलाम हो तुम हमारी, वनी हो तुम हमारी। इतनी लंबी जबान मुश्किल से डाल दी गई तुम्हें। वो इसके बाल मुट्ठी में दबोचता हकारत से बोला। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं डर जाऊंगी और आपकी किसी गलत बात को बर्दाश्त करूंगी, तो ये आपकी सोच है। वो भी बाज ना आई और इसकी हिम्मत देखकर तमस्कर से हंसा। बहुत देखी तुम जैसी दो कौड़ी की औरतें। वह इसके बालों को मजीद सख्ती से दबोचता नफरत आमेज लहजे में बोला। देखी होगी पर मीरब हयात नहीं होगी। वह इसकी गिरफ्त से अपने बाल आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। जबान को लगाम दो अपनी। उसने इसके चेहरे पर अपनी 5 उंगलियां छाप दी। मीरब की आंख से एक आंसू टपका। नहीं दूंगी। जिद्दी तो वो भी सदाकी थी। अगर इस जबान को लगाम ना दी तो बहुत पछताओगी। वो इसे गर्दन से दबोचता बोला। अगर मैंने गलत को गलत ना कहा ना, खामोश से जुल्म सहती रही तो और भी पछतावा होगा। वह बमुश्किल बोली। इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। अब तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी कि मुकाबिल ने एक झटके से उसकी गर्दन छोड़ दी। वो खांसते हुए उसके पास से उठी थी। वो बेड पर उसके बेहद करीब बैठा था और उसकी गुर्बत मीरब हयात को किसी सूरत मंजूर नहीं थी। वो बेहद थक चुकी थी, इस वजह से उसकी आंख लग गई थी। पर अचानक उस शख्स का आकर उसे ऐसे उठाना उसके तमाम हवास झंझोड़ गया था। वो उसको सुनाकर कमरे से वापस निकल गया था। मीरब को अपना सर दुखता हुआ महसूस हुआ। उसने जो थप्पड़ उसके चेहरे पे मारा था वो उसके हवास झंझा गया था। वो हिम्मत करती कमरे से बाहर आई। हवेली में मुलाजमों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। वो नंगे पैर चलती हुई हवेली के मेन दरवाजे से निकलकर बाहर बने बरामदे में आई थी।
अम्मा जान वहीं बैठी थी। वो इनके पास जाकर सलाम करती तख्त पर बैठी। वो तो इसे देखकर नरमी से मुस्कुराई थी। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने शफकत से कहा। आराम करके अब कुछ बेहतर लग रहा होगा तो ना तुम्हें, उन्होंने नरमी से कहा। जी पर सर में दर्द हो रहा है, वो धीमी सी आवाज़ में कहती है। अम्मा जान को बड़ी प्यारी लगी थी। शन्नो, जाकर बच्ची के लिए खाना ला और फिर अच्छी सी चाय चढ़ा हम दोनों के लिए, और तुम आओ उधर, दम डालो, अभी गायब हो जाएगा सर दर्द। उन्होंने इसे करीब करते बैठने को कहा और ज़रा सी खिसक कर अम्मा के पास हुई। अम्मा ने दम डालना शुरू किया। उसका सर दर्द शिद्दत कर रहा था। काफ़ी देर खामोशी के बाद अम्मा की आवाज़ उसके समातों से टकराई। जानती हो, बहरोज़ आया था और शायद उसने तुमसे बदतमीज़ी की हो, पर तुम सब्र से काम लेना, देखना बहुत जल्द वो तुम्हारे सब्र के आगे हार जाएगा। अम्मा ने उसके सर को दबाते हुए कहा। दम शायद वो डाल चुकी थी। अम्मा जी, हर चीज़ पर हम औरतें ही क्यों सब्र करें? उसके लहजे की तल्खी महसूस करते वो धीरे से मुस्कुराई थी। अगर सब्र नहीं करोगी तो कभी खुशियाँ नहीं आ पाएगी। तुम्हारे करीब तुम जानती हो, सुख हमेशा ढेरों आजमाइश के बाद मिलता है, फिर वो चाहे मर्द हो या औरत, दोनों का आजमाइश से गुजरना पड़ता है, उन्होंने नरमी से कहा। मीरब ने झट आंखें खोलकर उन्हें देखा। पर मैंने मर्द को आजमाइशों में घिरा नहीं देखा। वो संजीदगी से बोली। पगली, ये जो बहरोज जिस दौर से गुजर रहा है ना, ये उसकी भी तो आजमाइश है। उसने अपने भाई को खोया है। ये जो आग उसके सीने में जल रही है ना, यही सबसे बड़ी आजमाइश है। और सबसे बड़ी बात तो तुम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। बस अगर तुम दोनों वक्त पर समझ जाओ, उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। क्या जमानत है इस बात की कि वो मेरे सब्र के आगे हार जाएगा? उसने उन्हें तकते नरमी से पूछा। मैं जमानत हूँ, मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि वो तुम्हारे सब्र के आगे हार जाएगा। उन्होंने शफकत से उसकी बातें पर बोसा लिया। मुझे लगता तो नहीं, पर फिर भी कोशिश करूँगी, इसने आंखें मटका कर कहा। सब्र कोशिश से नहीं किया जाता, जब सब्र किया जाता है तो बस सब्र ही होता है, फिर उसको करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो नरमी से बोली। सही में सब्र करूंगी, इसने नज़रें झुका कर कहा। शन्नो इसके लिए खाना लाई। उसने खाना खाया। इतने में चाय भी तैयार हो चुकी थी। वो चाय लेकर आई। उसने और अम्मा ने चाय पी, फिर उसको एक सर दर्द की गोली दी। फिर वो देर अम्मा जी के साथ ही रही और रात 8 बजे अम्मा ने उसे कमरे में भेज दिया। वो मन भर के कदम लिए कमरे में जैसे ही घुसी, वो सामने बेड पर एक शान से बड़ा न जाने किससे मोबाइल कान से लगाए हम कलाम था। उसको देख किसने कॉल काटी। उसकी आंखों में छुपी नफरत देखकर उसके पैर कांपे थे। वहाँ क्या खड़ी हो? क्या पत्थर का मुजस्मा बन गई हो? यहाँ आओ, उसने सर से बेतासिर लहजे में से अपनी तरफ आने को कहा। जी। वो छोटे छोटे कदम लेती। जैसे ही उसके पास आई, उसने उसे हाथ से खींचकर बेड पर गिराया था। वो एकदम इसकी आगोश में आ गिरी थी। वह इस वक्त बुरे से बुरे रवैये की उम्मीद कर रही थी, पर यह क्या, खौफ से उसके पैर कांप उठे थे। उसने उठना चाहा कि एकदम वो करवट लेकर इस पे मुकम्मल तौर पर झुका। राह फरार मुमकिन नहीं। उसने सख्त उंगलियां उसके चेहरे पर फेरते कहा। मेरब का सांस अटक गया। मुझे पता था, मुझे देख तुम यूं ही पल में पिघल जाओगी। वो तमस्कर से गोया हुई। हाँ, तुम्हें तो वैसे भी बड़ा तजुर्बा है ना मर्दों को पल में पिघलाने का। इसने भी सीधा खंजर से वार किया था। मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। वो उसके कंधे पर हाथ रखती इसे खुद से दूर करने की जतन करने लगी थी कि वह एकदम इस पर मजीद हावी हुआ था। दोनों के वजूद एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर जुड़े पड़े थे। मेरा दिल जिस अल्फाज इस्तेमाल करने को करेगा मैं करूँगा। और तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मैं तुम्हारे लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ? तुम एक कातिल की बेटी हो और तुम यहाँ अपने बाप के जुर्म की सज़ा काटने आई हो। यह अंदाज, ये कॉन्फिडेंस तुम पे सूट नहीं करता। मैं इसके बालों को अपनी मुट्ठी में कैद करता अपने लहजे में ढेरों नफरत समोई गोया हुआ। बीवी हूँ आपकी, इज्जत की मस्तक हूँ, नम लहजे में कहा गया। अच्छा, इतनी ही इज्जतदार हो और इज्जत की मस्तक हो तो बताओ, इस दिन इन खेतों में क्या कर रही थी? वो इसका चेहरा दबोच कर आया। मैंने इस दिन बताया तो था कि मैं आपले लेने गई थी। वो नम लहजे में गोया हुई। अच्छा, और आपले लेने के बहाने अपने किस आशिक से मुलाकात करके आ रही थी? आपके इसका लहजा हद से ज़्यादा तस्दीक आमेज था। दूर हटे। वो एकदम से उसे धक्का देकर उठी थी। वो भीगी बिल्ली से एकदम खूंखार शेरनी बन गई थी। वो इसके खूंखार होने पर तमस्कर से हंसा था। जिसमें खामी हो वो यूं ही भड़कता है। वो बेड की दूसरी साइड पर होता तंजा हंसा था।
आप जैसे इंसान जिसकी सोच इस हद तक गिरी हुई हो मैंने आज तक नहीं देखा। वह हकारत से कहती इसे सिलका गई थी। मैं कितना गिरा हुआ हूँ इंसान हूँ, इसका अंदाज़ा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। ज़्यादा मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं। सिगरेट का लाइटर से जलाकर एक कश लेते कहा, मुझे अच्छे से मालूम पड़ चुका है कि आप कैसे मर्द हो। वो माथे पर लातादाद तेवर या सजाए कहती लेटने लगी थी कि उसके अल्फाज सुनकर उसने देखा, यहाँ सोने की जरूरत नहीं, अपने मरने का बंदोबस्त कहीं और करो। वह बदतमीजी की तमाम हदों पार कर गया था। मैं तो यहीं सोऊंगी, बीवी हूँ आपकी। वो जैसे सिलगी। अच्छा बीवी हो, ठीक है, फिर हुकूक अदा करो मेरे। उसने उसे सताने को कहा, सोचना भी मत ऐसा कुछ आप जैसे इंसान के साथ मैं कोई ताल्लुक भी नहीं बनाऊंगी। वो आंखों में ढेरों नफरत व हकारत लिए भड़की। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? शायद तुमने अभी ठीक से मुझे पहचाना नहीं। मैं चौधरी बहरोज हूँ। मेरे साथ इस अंदाज में बात करने की हिम्मत कोई नहीं रखता। वो जो रखता है ना, मैं उसकी हिम्मत तोड़ देता हूँ। वो इसे खींचकर अपनी तरफ सरका गया था। जिस वहशी अंदाज में इसने इसे अपनी गिरफ्त में जकड़ा था, वो तड़प कर ही तो रह गई थी। इसने इसकी मजबूत गिरफ्त से खुद को निकालना चाहा, पर नामुमकिन सी बात थी। छोड़ो मुझे। इसने उसकी उंगलियों की जनबिश को अपने वजूद पर होता महसूस करके सिसक कर कहा, और फिर वो हुआ जो शायद होना तो चाहिए था, पर ऐसे नहीं। बहरोज ने उसका लिबास ऐसे नोच कर इससे अलग किया था कि वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। बहरोज नहीं। इसने एकदम सरनफी में हिलाया। बहरोज ने गहरी नज़रों से उसे तका। क्यों नहीं? हाँ, इसने उसके चेहरे पर उंगली फेर कर कहा, प्लीज़ दूर हटे। वो गहरी सांस लेती रूंधी हुई आवाज़ में बोली। बहरोज तमस्कर से हंसता इसके लबों पर अपना मजबूत हाथ जमाता अपने हक वसूल कर गया था। कुछ देर बाद नीम अंधेरे कमरे में इसकी सिसकियां गूंजने लगी थी। वो जो अभी उसको रेजा रेजा करके पीछे हटा था, इसके रोने की आवाज़ जब इसके कानों में पड़ी तो अपने किए पर शर्मिंदा होने के बावजूद बेजार से लहजे में गोया हुआ, बंद करो ये रोना धोना। ऐसा भी कोई जुल्म नहीं किया जो रोना ही बंद नहीं हो रहा है। वो करवट बदल गया। वो इसके रोकने पे भी ना रुकी थी। सारी रात उसके रोते गुजरी। सुबह की रोशनी लगने से पहले ही वो अपनी हालत से दुरुस्त करके कमरे से निकल चुकी थी। जैसे ही मौलवी ने अजान दी, धीरे धीरे हवेली में चहल पहल होने लगी। मीरम ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू और सिसकियों के सिवा कुछ न था। अम्मा जी भी उठ चुकी थी। वो इनके पास आकर बैठी थी। एकदम बहरोज के वाली नमाज पढ़कर जैसे ही घर में दाखिल हुए, वो इसे देखकर जो बेइज्जती उन्होंने उसकी की, वो रात को की गई उनकी बेटी की गई ज्यादती को भी पीछे छोड़ गई थी। सुबह सुबह हवेली की दीवारें उनकी धाड़ से कांप उठी थी। वो जालिम भी नींद से भरी आंखें लिए जैसे ही जदीद तर्ज के बने लाउंज में आया तो मीरब सर झुकाकर रो रही थी और इसके बाँ उसके सर पर खड़े से न जाने क्या कुछ कह रहे थे। इसे बुरा लगा, पर इसने कुछ ना कहा, खामोश रहा। नजर एक बार फिर इसके कमलाए चेहरे पर पड़ी तो महज लम्ब भीज गया। पर जब अब्बा ने इसके किरदार पर बोलना शुरू किया तो इसकी बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होने लगी थी। उसके दिमाग की रगें गुस्से से तन गई थी। वो एकदम भड़का। अब्बा, मेरी बीवी के बारे में ऐसे अल्फाज आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो मुश्तइल हुआ। बीवी नहीं है ये तुम्हारी, बनी है। अब्बा चीखे। अब्बा गलत बात ना करें, निकाह करके लाया हूँ। वो जैसे भिपरा। हाँ, निकाह बेशक किया हो, पर इसकी हैसियत हमारी मुलाजमा से भी कम है। वो भी भड़के थे। मीरा फूट फूट कर रोने लगी थी। अम्मा जी ने एकदम इसे अपने सीने में भींचा तो मजीद से सक उठी। अब्बा तन फन करते वहां से जा चुके थे और सामने खड़ा, हाथों को मुठ्ठियां भींचे खड़ा, अब इसे गुस्से से घूर रहा था। एकदम वो आगे बढ़ा, बगैर अम्मा जी का लिहाज किए इसे कलाई से थामता घसीटता हुआ कमरे में ले आया था। एक झटके से इसे बेड पर लाकर फेंका तो वह एकदम सीधी होकर बैठी। आइंदा से जब तक अब्बा घर पे हो कमरे से ना निकलना। उसे कमरे में तीश के आलम में चक्कर काटते कहा। ऐसा गलत कुछ उन्होंने भी नहीं कहा जो आपने किया, वो इससे ज़्यादा तौहीन आमेज था। वह इसके मुकाबिल खड़ी होती नम लहजे में गोया हुई। बकवास बंद करो। वह नज़रें चुराता हुआ बोला। बकवास नहीं, सच है, जैसे आप झुठला नहीं सकते। अरे आपसे बेहतर तो सहील था। वो मेरी इज्जत पे ताक लगाए बैठा था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं इसकी इज्जत नहीं थी, पर आपकी तो इज्जत थी ना। वो उसे देख कर अफसोस से कहती उसके गुस्से को मजीद हवा दी गई थी। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, समझी? वह एकदम भड़का था। उसने उसकी गर्दन को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ा तो उसकी सांसें बंद होने लगी। उसने इसे खुद से दूर करना चाहा, अपनी गर्दन आज़ाद करानी चाहिए, पर वो तो शायद गुस्से में ही आपे से बाहर होते जा रहा था। आज तो कही ये बकवास आइंदा करने में सोचना भी मत। और कौन है ये सहील?
वो इसकी गर्दन छोड़ता इसे बाजू से दबोच कर गया था। कोई नहीं है। वो अपनी सांसें बेहाल करती इसे खुद से दूर छटक गई थी। मुझे अपनी चलाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, समझी तुम? वो इसे झंझोड़ कर बोला। पर मैं अपनी चलाऊंगी, मैं किसी के हाथ की गुड़िया नहीं बन सकती। वो अपना आप इसे छुड़ाती फनकारी। इसके यही अंदाज बहरोज के गुस्से की वजह बन रहे थे। वो इसे बेड पर झटक कर खुद अलमारी से कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हो चुका था। वो महज सिसक कर रह गई थी। वो भी कमरे से निकलकर बाहर आई तो अम्मा वहीं बैठी थी। वो छोटे छोटे कदम लेती उनके पास आकर बैठी थी। उसने हाथ तो नहीं उठाया ना तुम पर? उन्होंने इसके बालों पर हाथ फेरते कहा। उसने गर्दन को जरा सा तिरछा करके नहीं देखा और फिर खामोशी से सर को नफी में हिलाया। अम्मा जी ने गहरा सांस खारिज किया और उसे बगौर तका। जानती हो तुम बनी जो भी हुए, जानती हो तुम बनी हूँ जब भी तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा सहना पड़ता है बनी में आई औरतों को। पर तुम जानती हो ऐसी भी औरतें हैं जो बनी नहीं होती। इन्हें धूमधाम से खुशी खुशी घर में बहू बनाकर लाया जाता है, फिर उनके साथ ऐसा सुलूक होता है जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है। वो उसका हाथ थामती नरमी से गोया हुई। अम्मा जी, अगर उनके साथ ऐसा सुलूक होता है ना तो वो अपने मायके जाकर बैठ जाती है, तलाक ले लेती है और अपनी ज़िंदगी आसान कर देती है। पर मुझ जैसी बनी हुई औरतें तो सब्र और बर्दाश्त के कुछ कर ही नहीं सकती। उसने शोखी हुई नज़रें झुकाकर कहा, 100% मैं 100% में से 75% औरतें बर्दाश्त करती हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो तलाक ले लेती है या फिर मैं क्या चली जाती है। ऐसा नहीं होता। उनके बच्चे उनके पैरों की जंजीर बन जाते हैं। वो अपने बच्चों की खातिर खुद को मार देती है, अपनी ख्वाहिशों का गला घोट देती है। उन्होंने कदरे अफसोस से कहा, काश अम्मा जी मैं बनी ना होती। ऐसे सुलूक पे ना मैं आपकी बेटी की ईंट से ईंट बजा देती। अपनी बेबसी पर इसे एक बार फिर रोना आया। आंचल उसका हल्का सा ढलका तो गर्दन पर उसकी उंगलियों के निशान अम्मा की नज़र से पोशीदा ना रह सके। अभी वो इसे कुछ कहती उसने अपने आंचल दुरुस्त किया। सामने वो नक सख्त सा तैयार लाउंज में आया। सोफे पर बैठकर उसने एक नज़र देखा और फिर दोबारा नज़र झुकाकर अपने मोबाइल में मशगूल हो गया। तुमने इस पर हाथ उठाया है? अम्मा ने सख्त गैर लहजे में पूछा। उसने नासमझी से सर उठाया। जी अम्मा जी। उसने कुछ उलझन का शिकार होकर पूछा, तुमने मीरब पर हाथ उठाया है? उन्होंने सख्ती से दरियाफ्त किया। मीरब उसकी घुरी खुद पर देखकर एकदम से पटा गई। नहीं अम्मा जी, ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने। उसने मुश्किल अल्फाज तरतीब दिए। तुमने नहीं किया तो किसने किया है? उसकी गर्दन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान बाकायदा पड़े हैं। अम्मा के लफ्ज़ लफ्ज़ में सख्ती थी। अम्मा जी, वो गुस्सा आ गया था। उसने नज़रें झुकाकर कहा, ये क्या बात हो गई? गुस्सा आ गया तो क्या बीवी के साथ ऐसा सुलूक करोगे? उन्होंने इसे घर का माजरत अम्मा जी, आइंदा ख्याल रखूंगा। इसने निगाहें झुकाकर कहा, अगर आइंदा ऐसा कुछ भी हुआ तो बहरोज मैंने तुमसे बात नहीं करनी। वो गफी से बोली। वो एकदम तड़प भी तो गया था। अम्मा जी, आप दूसरों की खातिर मुझसे ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती। आप मेरी माँ हैं। आपका कहाँ पत्थर है, लकीर है मेरे लिए। आप ऐसे नाराज़गी की धमकी ना दिया करें। वो उठकर इनके कदमों में आ बैठा था। वो महज देख कर रह गई थी कि ऐसे अपनी माँ से इस कदर अकीदत थी। आप हमें शर्मिंदा नहीं करेंगी। कभी कुछ ऐसा करें जिससे हमारी तरबियत पर हुर्फ आए तो हम क्यों खफा होने लगे आपसे? उन्होंने नरमी से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। अम्मा जी, मैं वादा करता हूँ अब तक जो कुछ हुआ वो हो गया, पर इसके बाद मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। वह अदब से निगाहें झुकाकर बोला और जो इसने कहा था उसने वही किया। वो हैरान हुई थी। कोई शख्स अपनी बात का इतना पक्का कैसे हो सकता है? वो कमरे में होती तो वो इससे कलाम तक ना करता, चाहे अच्छा हो या बुरा। ये सिलसिला पिछले 4 माह से ऐसे ही चल रहा था। उसकी भी रूटीन काफ़ी बदल गई थी। वो सुबह उठकर शन्नों के साथ लगकर घर के कामों में हिस्सा लेने लगी थी, पर बाकी दिन अम्मा जी और पौधों के साथ गुजरता और इससे भी कभी सामना होता तो वो इस पे से निगाह फेर कर निकल जाता। अभी वो लगी बाहर लगे पौधों को पानी दे रही थी। काले रंग का लॉन का प्रिंटेड सूट पहने, बालों की लंबी चोटी बनाए खड़ी थी। पाइप लेकर वो दूसरी कयारी की तरफ मुड़ी के एकदम पाइप के सामने नमूदार होता वजूद पूरा का पूरा भीग गया। उसने बेसाख्ता हाथ मुंह पे रखे और पाइप जमीन पर फेंकी। 2 कदम उछलकर पीछे हुई। वो एकदम भागती हुई अम्मा जी के पास पहुंची। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही कि वो अब उसकी पेशी करेगा, पर ऐसा ना हुआ। इसे कुछ तसल्ली हुई। शाम की चाय पर वो अम्मा जी की टांगे दबा रही थी कि वो अम्मा जी के पास आया। इन्हें सलाम करके पास पड़ी कुर्सी करीब खिसकाई और बैठा। मीरब ने चोर नज़रों से उसे देखा। वो अम्मा जी की तरफ मतवजा हुआ। अम्मा जी, आपने बुलाया था? उसने अम्मा जी को तकते पूछा। हाँ बेटा, बुलाया था। उन्होंने उठते हुए
اٹھتے ہوئے میرب کے ہاتھ تھام کر روکے۔ میرب نے اٹھ کر کمرے سے نکل جانا چاہا پر اماں نے اسے روک لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اماں کیا بات کرنے والی ہے۔ اس کا دل دھڑکا۔ وہ بات جو تقریباً 4 ماہ سے پوشیدہ تھی وہ آج بات اماں جی سے بتانے والی تھی۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی اس کا ری ایکشن سوچ کر۔ اس کی بھی بے ساختہ نظریں اس پہ پڑی تو اس میں نہ جانے کیوں پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیلی محسوس ہوئی۔ بہروز تم باپ بننے والے ہو، اماں جی نے سخت سنجیدگی سے کہا۔ جی؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، تمہیں 4 مہینے پہلے اسی لیے نہیں بتایا کہ تم اسے کافی غصے میں رہتے تھے ان دنوں، اماں جی نے نرمی سے کہا۔ میرب نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بہروز کو تو سمجھ ہی نہ آئے کیا کریں، عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے ایک میرب کو دیکھا اور بیٹھی نظریں جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھا۔ اماں جی چلتا ہوں، کچھ کام ہے، رات میں ملاقات ہوگی، وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ محض بھیگی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اماں جی اب کیا ہوگا؟ اس نے اماں کی طرف رخ کیا۔ اللہ خیر کرے گا، انہوں نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ اماں جی وہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے اماں جی کو تکتے پریشانی سے کہا۔ نہیں، اماں جی نے ایک لفظی جواب دیا۔ وہ خاموشی ہو گئی۔ اسے بھی آگے مزید کچھ کہا نہ گیا۔ رات میں کمرے میں بیٹھی تھی، گھٹنوں پر سر ٹکائے بیٹھی، پیلے رنگ کا جوڑا پہنے بیٹھی تھی۔ بہروز کمرے میں گھسا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتا وہ کمرے کی بالکنی میں گیا، سگریٹ سلگا کر پینے لگا۔ وہ بے چینی سے محسوس کرتی خود ہی اس کے پیچھے اٹھ کر گئی۔ اس کی پشت پر کھڑے ہو کر اس نے بمشکل الفاظ کو ترتیب دیا۔ آپ خوش نہیں اس خبر سے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ مذاق۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں ہوا کے سپرد کیا اور اسے دیکھ کر تمسخر سے ہنسا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے جلا سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے جوتوں تلے مسلا۔ کیوں؟ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ کیونکہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اس کو ختم کر دوں۔ اسے صفاقی کی حد تمام کر دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہی جو تم نے سنا۔ وہ اس کے سراپے کو بغور تکتا گویا ہوا۔ اس کے سراپے میں ہلکا سا بھاری پن وہ دیکھ کر سر جھٹک گیا۔ پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ اس کی رنگت پل میں زرد پڑی، پورا وجود لمحے میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے وجود پر ایسا لرزش طاری ہوا کہ ایک پل کو تو بہروز بھی سٹپٹا گیا۔ اسے ایک دم لپک کر تھاما۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے اس کے گال تھپتھپائے۔ پانی پانی، اس نے گہرے سانس لے کر کہا۔ ہاں صبر۔ وہ اسے خود کے ساتھ لگائے بیڈ پر لا کر بٹھاتا گویا ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی اس نے گلاس میں انڈیل کر اس کے لبوں سے لگایا تو کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہوں؟ اس نے اس کے بال سہلاتے کہا۔ جی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ کر بے بسی سے دیکھا۔ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ تم اور میں ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں نہیں ہے۔ بچے کا آنا مطلب اس کی زندگی خراب کرنا ہے۔ ماں باپ کے تعلقات کا فرق اولاد کی شخصیت پہ بھی بہت پڑتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی معصوم کی زندگی خراب ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک کریں گے نا اپنا تعلق؟ ہاں، ہمارے بیچ میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بے قراری سے بولی۔ کیسے؟ اس نے آئیبرو چچکا کر کہا۔ آپ بھول جائیے نا یہ کہ میں بنی ہوں، پلیز۔ وہ جیسے منت پر اتر آئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرب، تم میرے بھائی کی خون بہا میں آئی ہو، ہمارے بیچ کبھی کچھ درست نہیں ہو سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوشش تو کریں۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتا گویا ہوا۔ آپ اتنے سنگ دل نہ بنیں۔ وہ سسکی۔ کبھی کبھی سنگ دل بننا پڑتا ہے، وہ بے رخی سے کہتا۔ دل پر دکھا گیا تھا۔ پلیز ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں نا؟ وہ اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس کا آنچل بیڈ پر ہی رہ گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز بکھری سی حالت میں اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی نظر اس پہ پڑی تو وہ سانس لینا بھول گیا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں، بکھرے سے بال، کپ کپانے لب، نہ جانے کیا تھا اس لمحے میں کہ وہ کمزور پڑ گیا۔ وہ دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ ایک دم سٹپٹائی۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ میرب کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے دور ہٹا۔ اس نے اس کی قمیض کو تھاما اور اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ ایک دم اس نے گہری سانس خارج کی۔ کل تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اماں جی کو نہ بتانا۔ وہ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے کہتا۔ خود باتھ روم میں بند ہو گیا اور وہ بکھری سی حالت میں بے جان وجود لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔
अगली सुबह बहरोज जब उठा तो मीरब को कमरे में के कोने में फर्श पर बैठा पाया। शायद सारी रात वो वहीं बैठी रही थी। तैयार हो जाओ, इसने नींद से बोझल होती आवाज़ में कहा। मैं नहीं जाऊंगी, हट धर्मी से कहा। जाना पड़ेगा तुम्हें। बहरोज के माथे पर तेवरिया नमदार हुई। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। वो अपनी नम सूजी आंखें इसकी आंखों में गाड़ कर जुनून आमेज लहजे में कहती। बहरोज के गुस्से को हवा दी गई थी। मसला क्या है तुम्हारा? इज्जत से बोल रहा हो तो समझ नहीं आती। बहरोज बेड से कशन उठाकर जमीन पर फेंकता उठा था। वो खौफ से कपकपा उठी थी। वो बमुश्किल अपने लिए बेजान होते पैरों पर जोर डालकर उठी थी। मुझे नहीं जहाँ करना अपने बच्चे का कत्ल। वह मजबूत लहजे में गोया हुई। तुम क्यों सर पर चढ़ रही हो? मेरे जितना कहा है उतना करो। वो तीश के आलम में दहाड़ा। नहीं करूंगी, जो आप चाहते वो कभी नहीं करूंगी। वो सर को नफी में जनबिज देती तहफीज से आवाज में बोली। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस बच्चे ने इस दुनिया में जन्म लिया तो ये भूल जाना कि मैं इससे बाप बनकर पालूंगा या इसकी परवरिश करूंगा। वो इसके कंधों से थामता गरा कर गोया हुआ। मेरे बच्चे के लिए मैं काफ़ी हूँ। वो सिसक कर बोली। ठीक है, तो फिर पैदा करो और अकेले पालो उसे। वो इसके झटक कर कमरे से निकल गया। मीरब ने अपने मुंह पर हाथ रख कर अपनी सिसकियों को रोका था। मीरब, अम्मा जी ने इसे गुमसुम बैठे देखकर आवाज़ दी। जी अम्मा जी। इसने सर उठाकर अम्मा जी को देखा। बहरोज खुश है ना इस बच्चे की आमद से? उन्होंने इसके जर्द चेहरे को तक कर कहा। पता नहीं, वह अजीब से लहजे में बोली। कुछ कहा इसने तुम्हें? अम्मा जी ने कुछ फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा। वो बात छुपा गई। बिस्मिल्लाह, इस बच्चे को तुम दोनों के लिए रहमतों और बरकतों वाला बनाए। ओहो सॉरी, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ ली। एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ ऐसी था। बस अल्लाह इस बच्चे को तुम दोनों के लिए रहमतों और बरकतों पे वाला बनाए। अम्मा जी ने उसके माथे पर बोसा देकर कहा। उसकी आंखें हल्की सी भीगी, पर वो अपनी आंखों की नमी छुपा गई। बहरोज थोड़ा सख्त की रहे, पर मेरा बच्चा दिल का बहुत अच्छा है मीरब। अम्मा जी ने उसका हाथ थाम कर कहा। उसके दिल से बेसाख्ता एक आवाज़ निकली। अगर इतना ही अच्छा है तो अपने बच्चे को क्यों मार रहा है? जी अम्मा जी। दिल की बात पर वो ज़बान पर ना ला सकी थी। उसकी माँ जब मरी थी ना तो 9 साल का था। वो छोटा था ना समझ। अम्मा जी ने नम आवाज़ में कहा। मीरब को एकदम झटका लगा। उसने हैरत से अम्मा जी की तरफ देखा। पर अम्मा जी तो आप तो। मीरब ने अम्मा जी को देख बमुश्किल अल्फाज तरतीब दिए। मैं इसके बाप की दूसरी बीवी हूँ। मेरी बड़ी बहन बहरोज की माँ थी। उसके इंतकाल के बाद बहरोज के अब्बा ने मुझसे निकाह कर लिया था। उन्होंने गहरी सांस खारिज करके कहा। आपने पहले कभी बताया नहीं? वह हैरान सी थी। अब बता दिया। वो धीरे से हंसी। और जो बहरोज का भाई था वो भी क्या आपका अपना बेटा नहीं था? इसने कुछ हिचकिचा कर कहा। वो मेरा बेटा था, इसे मैंने जन्म दिया था। उन्होंने संजीदगी से कहा। आपको मुझसे नफरत नहीं महसूस होती? उसे हैरत हुई। नहीं, क्यों मैं भला तुमसे नफरत करूं? वो नरमी से बोली। मेरा बाप आपकी औलाद को कातिल है। उसने इन्हें याद दिलाया। और मेरा अल्लाह मेरी औलाद के कातिल को सजा देने वाला। वो परसुकून लहजे में गोया हुई। इतना सब्र कैसे है आप में अम्मा जी? इसे हैरत दर आई। जब अपने अच्छे और बुरे का यकीन इस पाक ज़ात पर होना, फिर सब्र आ ही जाता है। वो अपनी आंखों में ढेरों नूर लिए गोया हुई। आप जैसा सब्र ही किसी को क्यों नहीं आता? उसने उनके हाथ अकीदत से थाम कर लबों से लगाए। क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो रखते हैं, पर हमारा अकीदा बड़ा कमज़ोर है। हम अल्लाह रब से ज़्यादा उसके बंदों से तौक़ात रखते हैं, और जब उम्मीदें और यकीन दुनिया पर हो तो सब्र आने लगेगा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। वो भी धीरे से मुस्कुराई। हकीकत थी ये हमें अल्लाह ही से तो ज़्यादा इंसानों से हुआ था, तो अच्छी की उम्मीद होती है। फिर भी अम्मा जी, आपने अपना जवान बेटा खोया है। क्या आपको दुख नहीं होता? क्या आप उसकी सीने में बदला लेने की आग जन्म नहीं लिया था? इससे भी इश्तियाक रहा। औलाद का दुख हमेशा दुखी से भारी होता है, पर चाहे औलाद जवान हो या बूढ़ी या फिर बचपन के दौर में हो, इसकी तकलीफ दिल को पाश पाश कर देती है। पता है, मैंने अपनी बेटी के कत्ल का मामला अल्लाह की अदालत पर छोड़ा है। ये दुनिया क्या होगी, उनकी अदालत क्या होगी, इनका इंसाफ क्या होगा। देखो ना, अब भी तुम जैसी मासूम बेबस औरतों को सज़ा काटने के लिए चुना गया। हालांकि तुम तो कुछ नहीं किया। जिसने किया था वो तो भाग गया कहीं और जाकर। वो फिर किसी मासूम का कत्ल करेगा और फिर किसी और मासूम को इसकी सज़ा दी जाएगी जो अपने जुर्म व गुनाह से भी नाकाफ़ी होगा। यह दुनिया की अदालतें अंधी हैं। असल इंसाफ तो मेरे रब की अदालत में मिलता है।
وہ تمنک سے کہتی میرب کو تعجب میں ڈال گئی تھی۔ وہ حیرت سے انہیں تک رہی تھی، اسے اس قدر حیرت سے خود کو تکتا پا کر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ بہروز کی زندگی بھی اسی آزمائش سے کم نہیں، اس کی زندگی کا بھی ایک سیاہ باب ہے، وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں تم اس کا اعتماد جیتو، تم اس سے جیتو، محبت سے، وفا سے، توجہ سے۔ مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جب وہ اپنا ہر غم تمہیں بتائے گا، تم سے اپنی ہر تکلیف بانٹے گا، انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے بال سنوارتے کہا، ایسا کیا ہے؟ ان کو تکتی مستفسر ہوئی۔ ایسا سمجھو کہ اگر یہ کڑی تم نے سلجھا لی نا تو تم دونوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی ایک ساتھ۔ انہوں نے اسے سمجھایا، پر وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے اور ابھی تو ناراض ہے کافی۔ اس نے بے چینی سے کہا، اب تو یہ تم پر ہے نا کہ تم کیا کرتی ہو، وہ کیسے کر سکتی ہو۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ محراب گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے، وہ کسی کام سے جلت میں گھر آیا۔ کوئی ضرورت کاغذات تھے جن کی اسے ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ کمرے میں ہر جگہ چھان چکا تھا پر اس کے کاغذات نہیں ملے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ کاغذات تو اس نے اپنے وکیل کے پاس رکھوائے تھے۔ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ محراب کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کرتی اندر آئی تھی۔ سرخ رنگ کے شیفون کا جوڑا جس پر ہلکی ہلکی ایمبرائڈری ہوئی تھی، موتی کے پھولوں کا خوشبو جیسا پرفیوم لگائے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، ہونٹوں پر سرخ جوڑے کے ہم رنگ سرخی لگائے، ناک میں ایک موتی والی نت پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بہروز کی توجہ اس کی طرف نہ تھی، وہ خاموشی سے چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ بہروز نے موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹی، اوپر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان 4 ماہ میں پہلی بار وہ اسے سج سوری کر کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ بے خود سا اسے تکتا رہ گیا۔ وہ اسے خود کو تکتا پا کر تھوڑی سی کنفیوز ہوئی، مگر ہمت کر کے وہ اس کے برابر بیٹھی تھی۔ دھیرے سے اس کے قریب ہو کر اس نے پلکیں جھکا کر پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کپکپاتے لہجے میں مستفسر ہوئی، بہت خوبصورت۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا گویا ہوا۔ وہ اس کی تعریف کرنے پر شرمیلی سے مسکراہٹ ہونٹوں پر لیتی نظریں اٹھا کر دوبارہ جھکا گئی تھی۔ بہروز دھیرے سے جھکا تھا، اس کی جھکی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی جسارت پر اس کی آنکھیں دھیرے سے کپکپائی تھی۔ بہروز، اس نے اپنے سرخ لب دھیرے سے ہلائے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتا مخموریت سے گویا ہوا، کچھ نہیں۔ کچھ کہتے کہتے اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ بہروز کی نظر اس کے کپکپاتے لبوں پر پڑی تو وہ بے خود سا ہوتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ وہ کپکپا کر رہ گئی تھی۔ لمحہ یوں ہی سرکتے گئے۔ محراب کا سانس رکنے لگا۔ محراب نے اس کی گردن پہ اپنے ناخن گاڑے۔ وہ دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوڑتا اسے بستر پر گراتا ہوا اس پہ جھکا تھا۔ اس کی گردن پہ اپنے دانتوں کا ہلکا سا دباؤ ڈالا تو محراب سسٹ اٹھی۔ اس نے اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا۔ لمحے یوں ہی فسوخیزی کے بیتنے لگے کہ ایک دم بہروز کا موبائل بجا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا، اسے خود سے دور کر کے اٹھا۔ چہرے پر ایک دم اس نے ہاتھ پھیرا، چہرے پر نرمی ختم ہوئی اور سختی نے بسیرا کر لیا۔ محراب بھی اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس نے محراب کو تیش کے عالم میں دیکھا۔ آئندہ سے ایسے سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں، انتہائی بےہودہ لگ رہی ہو۔ وہ اس پہ گراتا کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا نکل گیا تھا اور وہ محض گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ مشکل تھا اس کے دل تک رسائی کرنا، پر ناممکن نہیں تھا۔ وہ کچن میں لگی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ اماں جی سے بہروز کی پسند کا پوچھ کر وہ لگی اس کی پسند کا کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو نہا دھو کر اس نے سادہ سا بادامی رنگ کا سوٹ پہنا، ساتھ ہی ہونٹوں پر ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک بھی لگائی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ وقت بیتا تو وہ باہر سے اس کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ کمرے میں ایک سمت سے دوسرے سمت چکر کاٹتی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے پچھلے 1 ہفتے کی طرح آج بھی تیار دکھا۔ وہ اسے نظریں پھیرتا بیڈ کی سمت جانے لگا تھا کہ وہ ایک دم اس کے مقابل آئی تھی۔ بہروز کے اسے دیکھنے پر وہ نرمی سے مسکراتی اس کے قریب آئی۔ اپنے ہاتھوں کا ہار اس کے گردن کے گرد بنا کر اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے مدھم سی آواز میں اسے مخاطب کیا، آج دیر کر دیا آپ نے آنے میں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔ وہ لاڑ اٹھانے والا انداز میں بولی، تم میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو، کہہ رہا ہوں دور رہو مجھ سے، نہیں تو مجھے دل توڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس کی بات پر منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ آپ کتنے سنگ دل ہیں وہ مجھے پتہ ہے، اور رہی بیوی بننے کی بات تو میں آپ کی بیوی ہوں، اور سب سے اہم بات مجھے بھی ٹوٹے دل جوڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس سے پہلے ہی اس کے الفاظ اس کی ہمت ختم کر چکے تھے۔
जानता हूँ, बहुत खूब आता है तुम्हें टूटे दिलों को जोड़ना। वही तो करती थी तुम शादी से पहले, वो संजीदगी से कहता बेड पर बैठा था। भाड़ में जाइए आप, मैं पागल थी जो आपके लिए लगकर इस हालत में। मैंने खाना बनाया, आपके लिए तैयार हुई, आपके आने का पूरा दिन इंतजार किया। वो गुस्से से भड़की थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या औरतें इस हालत में काम नहीं करती? जहाँ तक मैंने देखा है औरतें पूरे पूरे घर संभाल लेती हैं। वो जूते उतारता मसरूफ से अंदाज में बोला। वो दब से उसके बराबर बैठी थी और गर्दन मोड़कर महज से बुरी नजरों से घूर कर रह गया था। हाँ करती होगी, पर मुझसे नहीं होता, वो मुंह बनाकर कहती। उसके कंधे पर सर रख गई थी। तो ना करो, मैंने नहीं कहा। बस का सर अपने कंधे से हटाता, दो टोक लहजे में कहता उठा था और अलमारी खोलकर खड़ा अपने कपड़े निकाल रहा था कि वो एकदम इसके पीछे गई थी। उसकी कमर पर अपना सर टिका कर खड़ी होती वो धीरे से मनमनाई थी, पर उसकी मनमनाहट जो बखूबी सुन चुका था। प्यार से मनाती हूँ, दिल करता है आपका ख्याल रखूँ, आपके लिए खाना बनाऊँ। बस की कमर पर सर टिकाते खड़ी थी कि वो एकदम मुड़ा और वो सीधी खड़ी हुई। मीरा प्लीज़ मुझसे दूर रहो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें सच में कुछ ऐसा दे दूं जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। उसके लहजे में बला की संजीदगी थी। क्या ये बच्चा और मैं आपके कुछ नहीं लगते? क्या हमारी तकलीफ, क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? उसकी पल के पल में भीगी थी। नहीं, जिन चीज़ों में मेरा कोई सरोकार नहीं, मुझे इनकी परवाह भी नहीं। संग दिली की हद वो को तमाम कर गया था। हम दोनों में से आप ही का तो सरोकार है। उसने उसका हाथ थामना चाहा, पर वो अपना हाथ उसकी पहुंच से दूर कर गया। आखिरी बार कह रहा हूँ, दूर रहो मुझसे। वो उसकी नम आंखों में अपनी सर्द तासीर आंखें गाड़ कर बोला। अब तो मुमकिन ही नहीं। उसने हिम्मत करके बिखरे हुए लहजे में कहा, अपनी औकात मत भूलो, तुम्हारी हैसियत हमारे घर के मुलाजमों से भी बदतर है। उसने तल्खी से कहा, अच्छा तो क्या जो इस रात आपने मेरे साथ किया वो आप अपनी मुलाजमाओं के साथ भी करते हैं? ना जाने कैसे उसकी ज़बान से ये बात निकली और इसे खुद खबर ना हुई। आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी ज़बान को लगाम देना सीखो। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करता अपने कपड़े अलमारी से चपेटने के अंदाज में लेता वॉशरूम में बंद हुआ। वो नम आंखें लिए वहीं खड़ी रहीं। अब तक यहीं खड़ी हो? अब जो खाना बनाया है ला कर दो भी। वो बाथरूम से बाहर निकलकर उसे वहीं खड़े देखकर भड़का। इसने चौंक कर उसे देखा। खामोशी से मशीनी से अंदाज में कमरे से निकल गई। वो महज से जाता देखता रह गया। कुछ देर बाद वो दोबारा कमरे में आई थी, खाने की ट्रे हाथ में थामे, अपने हल्के से भारी सरापे समेत। न जाने क्यों वो चौधरी बहरोज के दिल में घर कर रही थी। इसने उसके सरापे से नजरें चुराई। मीरब ने खाना लाकर बेड पर उसके सामने रखा। वो खाना खाने लगा तो सोफे पर जाके बैठ गई। मीरब ने कोई बात ना की, खामोश बैठ गई। बहरोज के लिए इस खामोशी में निवाले निकलना मुश्किल सा हो गया, पर वो खाना ही खाकर ही हटा। वो दोबारा इसी अंदाज में आई, बर्तन उठाए और कमरे से निकल गया और बहरोज महज लब भींच कर रह गया। वो ऐसे ही उसे मनाने की जतन करती रही। वो शायद कोई पत्थर था जिसमें दरार करना पाना मुश्किल सी बात थी। उसका 8वां महीना शुरू हो चुका था। उसका सरापा पहले से ज़्यादा भारी होने लगा था। इसे डॉक्टर ने बताया था कि इसके जुड़वां बच्चे हैं, पर उसने ये बात बहरोज को नहीं बताई थी। जितने दिन बीते जा रहे थे उतनी उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। अब भी वो अपना सूजा वजूद लिए बाग में कुर्सी रख के बैठी थी कि न जाने वो कहाँ से बरामद हुआ। मोबाइल पर लगा वो किसी से तेज़ लहजे में बात कर रहा था। मीरम ने उसे देखकर सर झटका। बहरोज की उस पर नज़र पड़ी तो वो चलता इसके पास आया। अम्मा जी बता रही थी तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी, क्या हुआ है? वो उसके सामने दूसरी कुर्सी खींच कर बैठा था। मसरूफ से अंदाज में मुस्तफसर हुआ। ऐसी हालत में तबीयत वैसी ही बेजार रहती है, अम्मा जी ऐसे ही परेशान होती हैं। वो धीरे से बोली। बहरोज ने नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी हालत सच में बज़ाहिर बहुत अजीब हो रही थी। वो हसीन व नाजुक न कुछ तब से गए थे। उसका नाक भी शायद कसम का सूजा हुआ था, शदीद किस्म का सूजा हुआ था। वो उसकी नाक देखकर कमीनगी से हंसा था। अपनी नाक देखो तुम। हाँ हाँ, तौबा, पूरी नमूनी लग रही हूँ। वो अपना बेसाख्ता उमड़ता कहकर नहीं रोक पाया था। क्या हुआ है मेरी नाक को? उसने अपनी नाक पर हाथ रखकर कहा। कुछ नहीं। हाँ हाँ, वो बमुश्किल बोला। आप हंस क्यों रहे हैं मुझ पर? वो रूहान सी हुई। कुछ नहीं, मैंने तो कहा था इबॉर्शन करा लो बच्चों को, पर तुम ना मानी। अब भुगतो। वो पल में संजीदा हुआ था। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? इससे अफसोस हुआ। बिल्कुल नहीं। उसने रुख मोड़ कर कहा। आप प्लीज़ यहाँ से उठ जाइए, इस वक्त मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। वो बिगड़े तनफ़ुस समेत गोया हुई। फिर कहूँगा औकात मत भूलो, वो संजीदगी से कहता तन फन करता वहाँ से निकल गया। मैं अब अपने सर की पुष्ट कुर्सी की पुष्ट से लगा गई थी
اور وہ پھر دن بھی آ گیا جسے اس نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ اس کے گھر ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اماں جی اور ابا جی بے حد خوش تھے، وہ خود بھی بے حد خوش تھی۔ اس کو سب نے بہت فون کیا پر وہ نہ آیا۔ میرب کو اگلے دن ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر آ گئی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بستر پہ لٹائے خود بھی ان کے برابر بیٹھی تھی۔ بہروز کمرے میں آیا، بچوں کو ایک نظر تک نہ ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اس نے میرب کا حلق سکھا، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھا موبائل میں ایسے گم تھا جیسے نہ جانے اسے کون سے خزانے اس کے موبائل میں پڑے ہوں۔ آپ آئے نہیں ہسپتال؟ اس نے گہری خاموشی توڑتے کہا۔ وہ بنا جواب دیے ہنوز اپنے موبائل میں گم تھا۔ اس نے دوبارہ ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ بہروز، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس نے اسے تکتے نم لہجے میں کہا۔ مجھے تنگ کرنا بند کرو۔ یہ بات اول روز سے ہی طے ہو چکی تھی کہ اس بچے سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ وہ بنا نگاہیں اٹھائے بیزار لہجے میں بولا، بہروز بس بھی کر دے، اب مجھ سے نفرت سمجھ آتی ہے کہ میں آپ کے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہوں، پر یہ تو آپ کا اپنا خون ہے، آپ کی اپنی اولادیں ہیں، ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل کر کے بہنے لگے تھے۔ پلیز اپنا لیکچر بند کرو، سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے۔ سرد مہری کی دیوار پہلے سے ہی زیادہ اونچی ہو چکی تھی۔ وہ خاموش رہی، سے آگے تو ایک لفظ بھی نہ کہا گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ آج اس کے بچے پورے 1 ماہ اور 10 دن کے ہو چکے تھے۔ اس نے ان کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا۔ بہروز بیڈ پر ہی بیٹھا تھا پر بے نیاز۔ میرب نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے، اچھے سے لپیٹ کر دونوں کو بیڈ پر لٹایا۔ میرب کی ایک چور نظر بہروز پر گئی۔ غلطی سے بھی اس کی نگاہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ وہ ان کو باری باری فیڈ کروا کر کمرے میں بستر پر لٹا کر چلی گئی۔ بہروز نے ایک آنکھ اٹھا کر کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ بہروز نے ایک دم موبائل سائڈ پر رکھا، دونوں بچوں کے ماتھے پر ایک دم جھک کر اپنے لب رکھ گیا۔ ان کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا باری باری ان کے ہاتھوں پر پیار کرنے لگا کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ ان سے دور ہو کر واپس خود کو موبائل میں غرق کر گیا۔ میرب جلد بازی میں کمرے میں آئی، الماری کھول کر کچھ سامان نکال کر واپس کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ واپس اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی وقت بیتنے کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی بچوں کے پاس تو اسے تشویش ہوئی۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج کے ایک طرف آیا۔ سامنے صوفے پر بیٹھا شہروز چہک چہک کر میرب اور اماں جی سے بات کر رہا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، ہر کسی سے جلدی مل گھل جانے والا۔ تم کب آئے؟ بہروز نے اندر آتے کہا۔ میں ابھی آیا، مجھے پتا چلا میرے یار نے مجھے یاد کیا اور میں جھٹ سے آیا۔ اس کا کہا بے ساختہ تھا۔ نوٹنک انسان، کبھی تو انسان بنو۔ بہروز ہنستے ہوئے سے بلگیر ہوا۔ اے انسان ہی تو ہوں، بس تیری طرح آدم بیزار نہیں ہوں۔ شہروز کہا لگا کر بولا، ہاں وہ تو دکھ رہا ہے۔ وہ مسکان دبا کر کہتا۔ شہروز کو جلا گیا تھا۔ زیادہ بک مت، شہروز نے منہ بنایا۔ بیٹھ جا۔ بہروز نے صوفے پہ بیٹھتے ہی اسے بھی بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھ رہا ہوں، تیرے بچوں کو دیکھنے آیا ہوں اتنی دور سے، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ بہروز کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی طاری ہوئی۔ اس نے محض اتنا ہی کہنے پر اتفاق کیا کہ ایک دم میرب کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میں لے کر آتی ہوں دونوں کو، وہ چہک کر کہتی کمرے کی سمت رک کر گئی۔ اماں جی بھی ان کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اور سنا، کیا حال ہے؟ بہروز نے اسے مخاطب کیا۔ ایک دم مست حال ہے، بہروز نے کہا لگا کر بتایا۔ وہ دکھ رہا ہے کمینے۔ شہروز نے کمینے پن سے آنکھ ماری۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ میرب کی طرف اٹھی تھی۔ میرب کی گود میں دونوں بچے تھے۔ بہروز ایک نظر دیکھ نظریں پھیر گیا۔ شہروز ایک دم پرجوش ہوتا اٹھا تھا۔ اس نے میرب کی گود سے دونوں بچوں کو لیا۔ شہروز بچوں کو لے کر بہروز کے پاس آیا، اس کے برابر بیٹھ گیا۔ حیرت کی بات ہے، ویسے بھابھی لڑکی کون ہے، لڑکا کون؟ شہروز دونوں کے گال مٹول سے چہرے کو دیکھ کر حیرت سے بولا، یہ بیٹی ہے، اس کا نام اماں جی نے دانین رکھا ہے، اور یہ بیٹا ہے، اس کا نام ابا جی نے ذوالقرنین رکھا ہے۔ وہ چہک کر شہروز کو بتا رہی تھی، واہ بڑے ہی ایک جیسے نام ہیں، بالکل ان دونوں جیسے۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسا تھا۔ میرب بھی ہنسی تھی۔ دونوں کے انداز سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ دونوں پہلی بار مل رہے ہیں۔ ویسے میرب تم نے یونی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ میں لینا چاہتی تھی ایڈمیشن، پر اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا، پھر میرا نکاح ہو گیا اور اب بچے ہیں، تو اب تو بالکل ہی مشکل بات ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، ارے پاگل، مجھے پتا ہوتا نا تم یہاں ہو، مطلب میرے اپنے چاچو کے گھر، تو میں تمہیں خود لینے آتا اور تمہارا یونی میں ایڈمیشن کرواتا، اور اب بھی میں ایسا ہی کروں گا۔ اپنی پڑھائی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچوں کا کیا ہے، کچھ گھنٹے یہ نکما سنبھال لیا کرے گا نا۔ شہروز نے چہک کر تمام بات ختم کی۔ میرب محض دھیرے سے گردن ہلا گئی تھی۔
और रही बात बहरोज़ की, तो इसका हाल गुस्से से बुरा था। ये बात बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था कि इसके लिए कि कोई इसकी बीवी से ऐसे हक जताता, लहजे में बात कैसे कर सकता था। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? बहरोज़ ने सूखे लबों पर जबान फेर कर कहा। हाँ, बहुत अच्छे से। शहरोज़ ने चहक कर कहा। अच्छा, कैसे जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? बहरोज़ के अंदाज पर मीरब की रीढ़ की हड्डी सनसनाई थी। अरे ये फरिश्ते की बेस्ट फ्रेंड है। ये हॉस्टल में रहा करती थी कराची में, और फरिश्ते भी वहीं रहती थी। अब हैदराबाद से कराची जाने में भी 2 घंटे तो लग ही जाते हैं ना। फरिश्ते, ये भी नाम है? वो मगन से लहजे में बच्चों को प्यार करता बोला। अच्छा। बहरोज़ ने मीरब की आंखों में आंखें डालकर ऐसे कहा कि मीरब का हलक कुछ गलत ना होते हुए भी सूख गया। मैं इनको रूम में लेकर जाती हूँ, सो रहे हैं। दोनों जग गए तो फिर रोएंगे, कोई काम नहीं करने देंगे। वो बच्चे शहरोज़ से लेकर अपने कमरे में चली गई थी। बहरोज़ ने शहरोज़ को चेंज करके फ्रेश होने का कहा और इसके पीछे कमरे में गया तो बिस्तर पर परेशान सी बैठी थी। इसने एकदम से इसकी कलाई थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। वो कटी पतंग की मानी इसके सीने से जा लगी थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम जानती हो शहरोज़ को? इसके लहजे में शोलों की लपिक थी। जी, वो मुझे खुद आज पता चला कि शहरोज़ उस सहमे हुए लहजे में बात अधूरी छोड़ गई। नाम मत लो, शर्म नहीं आती? किसी गैर मर्द का मेरे सामने नाम लेते हुए वो इसे दीवार से लगाते गर्राया। प्लीज़ मुझे छोड़, दूर रहें। इसने खुश होता हलक तर्क करके कहा। क्यों दूर रहूं? हक रखता हूँ तुम पर और तुम्हारे इस दिल पर भी। इसने खून आशाम नज़रों से घूरते कहा। प्लीज़, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। बस इसकी पराये मर्द का नाम मेरे सामने, अपने शौहर के सामने गलती से निकल गया। इसका बाजू जुनूनियत से दबोचा। माफ़ कर दे। बेइख्तियार निकल आने वाली सिसकी को दबा कर कहा। कैसे माफ़ कर दूँ? इसने सर झुकाकर से घूरते कहा। आपको क्या हो गया है अचानक से? वह हैरत से सहमी हुई नज़रें इसके ऊपर उठाकर बोली। बहुत खूब। अब तुम्हें मुझ में फॉल्ट ही दिखेंगे ना? एक बात कान खोलकर सुन लो, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। वह उसकी गर्दन दबोचता जुनूनियत से कहता मीरब को मजीद सहमा गया था। एकदम कमरे की खामोश फिजा में बच्चों की रोने की आवाज़ गूंजी। वो बच्चे रो रहे हैं, दूर हटे। वो इसके सीने पर हाथ रखती, इसे खुद से दूर करती कपकपाए लहजे में गोया हुई। तुम्हें क्या लगता है तुम बच्चों का बहाना बनाकर मुझसे बच जाओगी? सोचना भी मत। मैं उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर गया था। बहरोज़, वो रो रहे हैं। वो नम पलके उठाकर गोया हुई। ठीक है, कसम खाओ तुम्हें शहरोज़ से मोहब्बत नहीं? बहरोज़ ने अपना दायां हाथ दीवार पर रख कर मजीद इस पे झुकते कहा। मैं कसम खाती हूँ मुझे इनसे मोहब्बत नहीं, पर वह नज़रें झुकाए मजबूत लहजे में कहती बात अधूरी छोड़ गई। पर क्या? वो बेताबी से मुस्तफिर हुआ। पर मुझे आपसे मोहब्बत है, बेहद। उसने नज़रें उठाकर इसे देखा तो उसके चेहरे पर नरमी के बजाय सख्ती थी। चेहरे के तासिरात खर्रत थे। मजाक बना रही हो मेरी बेबसी का? वो उसका चेहरा दबोचते भड़का था। कैसी बेबसी? क्या हुआ है आपको? प्लीज़ छोड़ दें। वो बमुश्किल खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा पाई थी। जाओ अपने बच्चों को देखो, मुझसे तुम्हें वैसे भी कोई सरोकार नहीं। वो इसे बेड की सिम धकेलता अकड़े लहजे में गोया हुआ। ये बच्चे आपके हैं बहरोज़? वो दानीन को उठाती प्यार करने लगी। उसे धीरे से अपने सीने से लगाए वो चुप करवा रही थी। पर मुझे नहीं चाहिए थे, टूटे हुए लहजे में कहा। तो फिर इस रात मेरे करीब ही ना आते? अब कि वो भी भड़की थी, तंग आ चुकी थी हर वक्त के इसकी गर्दान से। इसे बच्चे नहीं चाहिए थे। क्या मतलब ना आते? क्यों ना आता? हाँ, बीवी हो मेरी, हक है मेरा, और मेरा अब भी जब दिल करेगा मैं आऊँगा तुम्हारे करीब। वो भड़का था। मैंने ये नहीं कहा कि आपका हक नहीं है। जैसे मुझ पे आपका हक है ना बहरोज़, वैसे ही आप पर मेरा भी हक है। मेरे हकूक़ का क्या? कभी सोचा आपने मेरे हकूक़ के बारे में, या बस अपने ही हुकूक याद रहे आपको? उसकी आंखें पल में भीगी। क्या चाहिए तुम्हें? और अच्छा खाती पीती हो, पहनती हो, बच्चे तक है तुम्हारे पास, इस घर की मालकिन बनकर फिरती हो, और क्या चाहिए? वो इसकी बात पर भड़क ही तो उठा था। क्या बस एक औरत की ज़रूरत पे यही सब होता है? इसने दानीन को बिस्तर पर लिटाते कहा। तो और कौन सी ज़रूरतें होती हैं जो पूरी नहीं हो रही? हाँ, सबसे अहम ज़रूरत तो काफ़ी अरसा हुआ पूरी ही नहीं की मैंने। शायद तुम इसकी बात कर रही हो। चलो आज वो भी पूरी कर ही देता हूँ। वो इसके करीब आता, बेड पर इसके मुकाबिल बैठा था। हाथ भी ना लगाइए मुझे, अफसोस है मुझे आपकी ज़हनियत पर। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए आपको। आप कह रहे थे ना, और क्या ज़रूरत होगी एक औरत की? औरत को तो पता नहीं, पर एक बीवी को मोहब्बत, इज्जत, मान, भरोसे की ज़रूरत होती है। जन्म से आप मुझे कुछ भी ना दे सकें। वो उंगली उठाकर उसे वॉर्न करते लहजे में गोया हुई। वो तो शायद
मैं कभी नहीं दे सकता, वो नज़रें फेर कर बोला। क्यों नहीं दे सकते? वो जुनूनी हुई। मुझे नहीं पता क्यों, पर बस नहीं दे सकता। इसके लहजे में बला की सख्ती थी। वो 2 पल के लिए बेबसी और खामोशी से उसे देखती रह गई। आप क्यों इतने संदिग्ध बहरोज़? ये देखिए, ये हमारे बच्चे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो इनकी ज़िंदगियों का क्या होगा? ये तो मासूम बिखर जाएंगे। वह इसके करीब होती इसके हाथ थाम कर मोहब्बत से गोया हुई। मुझे पता है ये बिखर जाएंगे, पर मैं खुद को बिखरा हुआ हूँ, इनको कैसे समेटूंगा? इसके गहरे सवाल पर वो धीरे से मुस्कुराई। मैं आपको समेट लूंगी और फिर हम दोनों मिलकर कभी अपने बच्चों को बिखरने नहीं देंगे। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर नम लहजे में गोया हुई। तुम्हें नहीं पता मीरब, मैं बेहद बिखरा हुआ हूँ। वो धीरे से अपने हाथ इसके गाल पर रखता इसके गाल सहलाने लगा। क्यों है आप इस कदर बिखरे हुए? वह इसके मजीद करीब हुई। मेरी माँ एक बद किरदार औरत थी। दुनिया की नज़रों में, मेरे बाप की नज़रों में वो एक बद किरदार नहीं थी। वो तो एक अजीम औरत थी। अब्बा जी के किसी दोस्त ने उनसे कहा कि उनकी हवेली से अभी कोई कूद कर निकला है, यकीनन इनकी बीवी का आशिक होगा। उसकी आंखों से एक मोती टूट कर गिरा। मीरब ने उसे अनमोल मोती को अपनी उंगलियों की पूरों पर चुन लिया। अब्बा जी घर शायद गुस्से में आए और मेरी इन आंखों के सामने मेरी माँ के सीने में गोलियां उतार दी। मेरी माँ मर गई, मैं तनहा हो गया। तुम जानती हो, जिंदगी में मैंने अपनी माँ अब्बा को लड़ते देखा और फिर उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। एक बार भी इनका दिल ना कांपा, उनके हाथ ना कांपे। और फिर अब्बा ने मेरी खाला यानी अम्मा जी से शादी कर ली। सारी जिंदगी उनकी भी कोई मेरी माँ से मुख्तलिफ ना गुजरी। ताने, नश्ता, मारपीट ही देखी उन्होंने। तुम बताओ मीरब, जिस इंसान ने कभी खुशहाल घराना खुद ना देखा हो, वो अपनी बीवी बच्चों को कैसे खुश रख सकता है? बहुत मुश्किल है ये। वो बिखरे लहजे में खोया हुआ। आप जानते हैं, आप बिखरे हुए हैं, इसीलिए आप कभी चाहकर भी अपनी औलाद को बिखरने नहीं देंगे। वो नम लहजे में गोया हुई। पर तुम्हें तो मैं बिखेर चुका हूँ ना। मैं अनजाने में ही मुझसे तकता गोया हुआ, पर मैं नहीं बिखरी। मुझ में आज भी बहुत उम्मीद और हिम्मत है। मैं आज भी वैसे ही दामन बिखेरे खड़ी हूँ। बस चाहिए तो महज मान, भरोसा, इज्जत और मोहब्बत। इसकी आंख से आंसू लड़ियों की मानींद बह निकले थे। वो इसे खुद में भींचता अपने सीने से लगा गया। तुम जानती हो, हमारी पहली मुलाकात याद है तुम्हें? मुझे तुमसे तभी मोहब्बत हो गई थी। वो इसके माथे पे अपने लब रखता मोहब्बत से गोया हुआ। अपने बच्चों को तो देख ले, इसने मुस्कुरा कर कहा। देख चुका हूँ बहुत बार। उसके गाल सहलाता लब दबा कर गोया हुआ। कब? वह हैरान हुई। जब जब तुम इन्हें तनहा छोड़कर कमरे से बाहर जाती थी, मैं इन्हीं के साथ अपना वक्त बिताता था। वो नरमी से गोया हुआ। आप कितने बदतमीज हैं। मैं कितनी परेशान रहती थी ये सोचकर कि आपने अपने बच्चों को एक नज़र भी नहीं देखा। और आप थे कि वो बुरा मानती उसके पास से उठने लगी कि एकदम उसने इसे खींचकर खुद में कैद किया। मुझे बदतमीज कहने की हिम्मत किसी में नहीं। वो इसे तकता मसनूई चेहरा गुस्से में लाता बोला। माफ़। वह इससे माफ़ी मांगने लगी थी कि उसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखता उसके अल्फाज गुम कर गया था। तुम ना बहुत बुद्धू हो। वो हंसता हुआ उस पर झुकने लगा था कि वो एकदम से इससे खुद से दूर झटकती कहाँ लगाती कमरे से निकलने ही वाली थी कि बहरोज़ ने उसे लपक कर उसकी पुश्त से अपनी बाहों में भरा। कहाँ भाग रही हो? इसकी गर्दन पर लब रखते पूछा गया। खाना बनाना है, छोड़े। वो गुलनार चेहरा लिए लब काटती गोया हुई। पर मैं तो कुछ और। वैसे खुद में मजीद भींच कर गोया हुआ। प्लीज़ हटी। वो उसे खुद को छुड़ाती भागी थी। वो कहाँ लगाता अपने बच्चों की तरफ मतवज्जा हो गया था। हाँ, उसकी ज़िंदगी कठिन रही थी, पर अब उसकी ज़िंदगी भी बहुत आसान होने वाली थी। उसने अपने बच्चों को गोद में उठाकर अपने सीने से लगाया था। वो कमरे के दरवाजे के पीछे से खड़ी उसे देखती आसूदगी से मुस्कुराई थी। ख़त्म शुद्ध। ये आपको नॉवल कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरी न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगी। मिलते हैं न्यू नॉवल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।